पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट शुरू किया था। उसमें इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पढ़ा था हम लोग और उसका फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू एन ई बाई टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। फिर उसका हम लोग डिफरेंट यूनिट्स पढ़ा था। SI यूनिट एम्पियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टैट एम्पियर, एब्सोल्यूट यूनिट या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एम्पियर, ये तीनों में रिलेशन भी था। फिर उसके बाद हम लोग ये देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद देखा था इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन। उसमें कुछ फार्मूला डिराइव किया था, इस फार्मूले को याद रखना है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट के बारे में और वो कितने तरह का होता है। तो हम बोर्ड पर भी एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट में जो हम बात लिखेंगे उसी को फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे ताकि किस तरह से याद आप उसको रख सकते हो। टाइप्स ऑफ करंट। बेसिकली ये दो होता है, एक को DC बोलते हैं, दूसरे को AC बोलते हैं। अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो AC पढ़ेंगे। इसी AC में फिर आएगा मेजरमेंट प्रोसेस का कुछ टॉपिक। फिर उसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे और अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे और AC सर्किट पढ़ेंगे। अभी जितनी बात हम लोग करेंगे सारा हम डायरेक्ट करंट के लिए करेंगे और वो डायरेक्ट करंट का सोर्स जो होगा वो बैटरी होगा। और जब हम अल्टरनेटिंग करंट में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग AC जनरेटर, DC जनरेटर जैसे पढ़ेंगे। ये लंबा चैप्टर है, वो लास्ट में उसको हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे करंट बेसिकली दो टाइप का होता है। एक है DC AC। DC का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट, AC का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। अभी डायरेक्ट करंट दो तरह का होता है, एक का नाम है स्टेडी डायरेक्ट करंट, दूसरा का नाम है वेरिंग डायरेक्ट करंट। स्टेडी से पता ही चल रहा है, स्टेडी का मतलब है एक जैसा यानी कांस्टेंट। तो कहा गया वैसा डायरेक्ट करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो लिख दिया यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी पोलैरिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम। यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम बट डायरेक्शन डज नॉट चेंज। उसके बाद है AC में मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, डायरेक्शन चेंजेस पेरियोडिकली। अब पेरियोडिकली क्या है ये भी हम समझाते हैं। तो ये पता चल गया है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो में कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेगा उसको हम लोग स्टेडी डायरेक्ट करंट बोलेंगे। जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज करेगा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा वो वेरिंग डायरेक्ट करंट होगा। और जिसमें मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली लगातार चेंज होता रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन यानी पोलैरिटी पेरियोडिकली का मतलब आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अब उसके एग्जाम्पल के लिए हम सर्किट बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस दिखाएंगे, बैटरी दिखाएंगे। तो अगर हम किसी रेजिस्टेंस को बैटरी से जोड़ देते हैं तो इससे जो करंट पास करता है ये स्टेडी डायरेक्ट करंट होता है। बात समझे, द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ए बैटरी इज स्टेडी डायरेक्ट करंट। यही अगर हम यही सेम सर्किट रखते हैं, इसमें हम कैपेसिटर जोड़ देते हैं इसको चार्ज करने के लिए, तो अब चार्जिंग के टाइम में जो इससे करंट पास करता है वो करंट जो होता है वो आपका वेरिंग करंट होता है। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता है लेकिन डायरेक्शन उसका सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि करंट पासिंग थ्रू ए रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी इज एग्जांपल ऑफ स्टेडी डायरेक्ट करंट एंड करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेरिंग करंट। यानी जब ये चार्ज होने लगता है तो इसका करंट कांस्टेंट नहीं रहता है,
धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसके बाद मैक्सिमम होकर के कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग, इसमें हम कोई भी रेसिस्टेंस कैपेसिटर कुछ भी हम जोड़ दें और यहाँ इस तरह का सोर्स दिखाते हैं, इसको हम लोग डीसी सोर्स बोलते हैं। बैटरी को क्या बोलते हैं? डीसी सोर्स। डीसी सोर्स दिखाना होगा तो हम बैटरी लगाएंगे, ये भी है डीसी सोर्स। तो डीसी सोर्स में बैटरी को दिखाते हैं, एक बड़ा लकीर देते हैं, एक छोटा देते हैं, बड़ा प्लस के लिए, छोटा माइनस के लिए। और ये जो है वो एसी सोर्स। एसी सोर्स को दिखाने का तरीका है, एक गोल ऐसा सर्किल बना देंगे और उसमें इस तरह का एक सिंबल दे देंगे, क्योंकि ये वेव के फॉर्म में चलता है तो इस तरह का सिंबल दे दिया जाता है, ये एसी सोर्स। इतना आप लोग उतारो, फिर उसके बाद इसको हटाने के बाद आगे करें। हो गया जी। अब देखो सी में इसका हम ग्राफ से शो करेंगे। एसटीडी डायरेक्ट करंट में इधर हम टाइम लेंगे, इधर करंट लेंगे। करंट मीन्स आई, इसका कोई भी एक वैल्यू लेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा, टाइम पास करेगा लेकिन इसका वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम लोग एसटीडी करंट, एसटीडी डायरेक्ट करंट। जो रेसिस्टेंस के केस में हुआ, बैटरी लगा हुआ होगा लेकिन सर्किट में रेसिस्टेंस होगा, उस केस में जो करंट पास करेगा उसके लिए ये ग्राफ होता है। लेकिन अगर सेम चीज़ है, ये बैटरी लगा हुआ है, यहाँ आपका सी पॉइंट में दे रहे हैं, इसका ग्राफ आता है, इधर हम टाइम देंगे, इधर आई समझ जाओगे, आई मीन्स करंट। तो इसके लिए क्या होता है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते 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 जब फाइनल चार्ज हो जाता तो मैक्सिमम होकर के इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाता। तो इसके ग्राफ को हम, इसके ग्राफ को इससे दिखाएंगे, इसके ग्राफ को इससे दिखाएंगे, और इसका ग्राफ समझ लेना क्या होता है। इसके ग्राफ में बोलता इस तरह का वेव चलता। क्या बोल रहा था कि करंट मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करता है, जबकि पोलरिटी या डायरेक्शन पेरियोडिकली चेंज करता। ये डायग्राम उतार लो, उसके बाद इसको हम समझाते हैं अलग से, यहाँ पर जगह नहीं है। टी देंगे यहाँ और यहाँ आई कर दें। अल्टरनेटिंग करंट को हम इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यही, इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं बनता है, इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं बनता है, लेकिन इसके लिए बनता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसी इक्वेशन में t का वैल्यू हम डिफरेंट डाल कर करके ये ग्राफ को खींचते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, या इसको साइन फंक्शन कहते हैं, मतलब इसी के मुताबिक ये चेंज करता है। देखो यहाँ पर t इक्वल टू 0 देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, साइन 0 का 0 आएगा। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे करते करते ये मैक्सिमम होता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम, जिसको I0 दिखाते हैं, जिसका नाम देते हैं हम लोग पीक वैल्यू।
तो क्या हो रहा है, 0 से जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम के बाद फिर टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब घट रहा है। अगेन ये 0 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यही बोला गया यहाँ डायरेक्शन ऐसा था, अब डायरेक्शन ऐसा हो गया। तो डायरेक्शन ऊपर वाले को प्लस पोलरिटी बोलते हैं, नीचे को माइनस पोलरिटी बोलते हैं। तो या तो हम डायरेक्शन बोलें या पोलरिटी बोलें। तो 0 हुआ, 0 से बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ, पॉजिटिव मैक्सिमम। देन ये डिक्रीज़ करना शुरू किया, 0 हो गया। 0 होने के बाद ये फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हुआ, ये 0 हो गया। इसी तरह से ये वेव चलता रहता है। तो इसका पॉजिटिव से नेगेटिव होना, नेगेटिव से पॉजिटिव होना, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव होना, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है। इसलिए इसका नाम रखा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली बट डायरेक्शन और पोलरिटी चेंजेस पेरियोडिकली। इट मीन्स दैट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, इतने के लिए हम 1 टाइम पीरियड लेते हैं। क्या के लिए करते हैं, इतना वेव जो बनता है तो इसके लिए हम 1 टाइम पीरियड लेते हैं। यानी यहाँ तक के टाइम को हम लोग t से डिनोट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो इसका मतलब है ये कितना होगा, t/2। आई कितना होगा, t/4। अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम इंटरवल t आता है तो इसका आधा वेव अगर बनता है तो कितना आएगा, t/2 आएगा। और इसका भी आधा बनेगा तो कितना आएगा, t/2 आएगा। अब देखो, यानी सेम टाइप का मतलब हैपनिंग आफ्टर एवरी t/4 पे होता है। 0 यहाँ पर है, t/4 का वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे, I0 देंगे, साइन देंगे, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/T और इंटू टी का वैल्यू 0 देंगे तो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट में हम t=t/4 देंगे तो I0 साइन 2π/ आपको T इंटू t/4 करेंगे तो इसका वैल्यू I0 आएगा जो यहाँ मैक्सिमम के बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि t/4 पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। फिर ये घटना शुरू होता है, घटना शुरू होने के बाद यहाँ पर ये क्या हो गया, t/2 पर ये पॉजिटिव 0 बन गया। अब t/2 के बाद क्या होता है, आफ्टर एवरी t/2 इसका जो डायरेक्शन हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। यानी t/2 पर पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये फिर t/2 आया। फिर t/2 पर क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहाँ से पॉजिटिव चला, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ के बाद फिर नेगेटिव है, फिर t/2 के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ t/2 के बाद नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी आफ्टर एवरी t/2 टाइम इस डायरेक्शन चेंजेस आइदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए कहा जाता है कि इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है। लेकिन ये लगातार चेंज नहीं हो रहा, बल्कि एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहाँ पर के लिए कौन सा आ रहा है, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम लेते हैं हम लोग T, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं। इसका मतलब इसका हाफ का कितना आएगा, t/2। यानी t/2 के बाद ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, फिर ये चलेगा, फिर अगले t/2 के बाद नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद ये t/2 तक चलेगा, फिर अगले में पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन पेरियोडिकली यानी आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब इसको हम I=I0 sin ωt दिखाया। इसी ग्राफ के ज़रिए हम लोग मतलब इसी इक्वेशन का वैल्यू पुट करके t=0 अलग अलग t का वैल्यू डालने से हमको ये ग्राफ आता है। अब इसमें 3 चीज़ है, I0 क्या है, I क्या है, ओमेगा क्या है। इस समय कुछ लिखना नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग लिखेंगे I क्या है। तो I को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। I0 को बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। यानी ये भी I0 है, ये भी I0 है, ठीक है। तो या I0 को पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव प्लस I0, ये नेगेटिव I0। और ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2πf। तो
आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है वो समझो, यानी इसका वैल्यू जो है वो इस टाइम पे डिपेंड करता है। 0 देंगे तो 0 आ रहा है, T/4 देंगे तो I 0 आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग 3T/4 देंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, 3T/2 देंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, T डाल देंगे तो फिर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ये वैल्यू चेंज कर रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन T, इसलिए इसका नाम रखा गया इंस्टेंटेनियस करंट, ये वाले का। इसको हम लोग पीक वैल्यू ये कहते हैं कि ऐसे 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 करते करते यहाँ पे मैक्सिमम होता है, इसी का नाम है, इसी को I 0, चूँकि मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम का मतलब होता है भाषा में तो कुछ चीज़ पीक पे पहुँच गया। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो बोलता है ना कि कोरोना का केस पीक पर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, मतलब मैक्सिमम के बाद क्या होता है? पीक का मतलब हुआ है कि आपका केस बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, और जब मैक्सिमम जो चीज़ होता है उसको डाउन होना ही होता। अगर डाउन नहीं हो रहा है इसका मतलब अभी मैक्सिमम नहीं पहुंचा। तो ये नेचर का देन है, जैसे किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हो तो ऊपर फेंकने में क्या होता है? जाता है, जाते जाते एक सर्टेन हाइट के बाद फिर क्या होता है? उसको नीचे आना है, बशर्ते कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाता है तब लौटेगा नहीं, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो नेचर का चीज़ देन है कि मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर वहाँ से उसका मोमेंटली वेलोसिटी 0 होगा, फिर वो डाउन होकर नीचे आएगा। तो ये नेचर का चीज़ बनाया हुआ है कि जो टॉप पे जाएगा उसको आना होता है। तो यहाँ पर भी देखो यही बात हुआ, मैक्सिमम पहुँचा, या मैक्सिमम पहुँचने के बाद ये घटना शुरू हो गया। यही चीज़ यहाँ भी है, नेगेटिव मैक्सिमम पहुँचा, फिर ये घटना शुरू हुआ, फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, फिर घटना शुरू हुआ। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया पीक वैल्यू। और ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो 2πf के बराबर होता है, और f इक्वल टू सिर्फ ओनली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इंडिया के बारे में इसका वैल्यू लिख दो, इन इंडिया। ये सब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, f इक्वल टू 50 साइकिल पर सेकंड। इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट पैदा होता है वो 50 साइकिल पर सेकंड पे पैदा होता। अब इसको समझ कर लो कि 50 साइकिल का मतलब क्या होता। बिजली जो पैदा होता है तो जनरेटर से पैदा होता, समझे? तो जनरेटर के आर्मेचर को 1 सेकंड में 50 बार रोटेट कराया जाता। जिस कंट्री में, जैसे इंडिया में 1 सेकंड में 50 बार कंप्लीट रोटेशन दिया गया, तो कहा गया कि यहाँ जो एनर्जी पैदा हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो या इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 साइकिल पर सेकंड। यानी कहने का मतलब हुआ एक सेकंड में ऐसा वेव 50 ठो बनेगा। कितना बनेगा? 1 सेकंड में इस तरह का वेव कितना बनेगा? 50 बनेगा। तो 50 साइकिल का मतलब हुआ कि जहाँ जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ जो जनरेटर है वो क्या है, उसको अपने उसको आर्मेचर को 1 सेकंड में कितना बार एक रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन दे रहा है, तो 1 सेकंड में 50 रोटेशन देगा। इसका मतलब है कि इंडिया का जो AC जनरेट हो रहा है वो कितने फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है? 50 पे, कहीं कहीं 60 पे होता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ जो आर्मेचर को उसके घुमाया जा रहा है वो कितने से घुमाया जा रहा है? 60, 1 सेकंड में 60 बार घुमाया जा रहा है। यानी 1 सेकंड में ऐसा वेव क्या बार बन रहा है? 60 बार बन रहा है। इसको फिर हम और डिटेल में पढ़ाएंगे, जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे तो मोटा मोटी इतना बेसिक आइडिया दे दिया, इतना सबको उतार दिया। इसका बहुत लंबा चैप्टर है। पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद आएंगे अल्टरनेटिंग करंट, उसमें सारा चीज़ हम लोग देखेंगे और डिटेल में। अभी इंट्रोडक्टरी हम आप बता दिया है, बाकी आगे करेंगे। इतना उतारो कौन। चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है सारा चीज़ जानना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए। इसलिए इसको कोई नहीं समझेगा, एग्ज़ाम में आएगा या एग्जामिनेशन का टाइम आएगा तब हम पढ़ेंगे। सबको साथ साथ लेकर के मेमोरी में रखना है एनी टाइम।
इसके बाद हम लोग देखेंगे करंट कैरियर और चार्ज कैरियर। करंट कैरियर का ही दूसरा नाम है चार्ज कैरियर। तो उसको पहले हम ये समझते हैं कि जैसे मान लो ये है, ये बैड कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन मूवमेंट यूनी डायरेक्शन में नहीं है, और इसके साथ साथ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मटेरियल से करंट पास करने के लिए एक चार्ज कैरियर का होना ज़रूरी है। जब तक चार्ज कैरियर नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सॉलिड के केस में, सॉलिड कंडक्टर अगर है उसके केस में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये समझना होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो बैड कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं। गुड कंडक्टर या कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही है क्या? तो कुछ मटेरियल के अंदर ऐसा होता है कि उसके कुछ एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग एटम के इन्फ्लुएंस से अपने एटम का साथ छोड़ देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बात समझ में आई? यानी कुछ एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये अपने नेबरिंग एटम के इन्फ्लुएंस से अपने एटम का साथ छोड़ देते हैं और फ्री हो जाते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सॉलिड कंडक्टर के केस में यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट कैरियर, चार्ज कैरियर के नाम से जाना जाता है। अब बैड कंडक्टर की बात आई तो बैड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, डिफरेंट ऑर्बिट पे वो मूव भी करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए उससे करंट फ्लो नहीं करता। अब कंडक्टर के केस में है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हुए भी करंट नहीं पास करता है कभी कभी। जैसे अभी है, हम हाथ पकड़े हुए हैं, अभी भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मूवमेंट है, लेकिन करंट फ्लो नहीं करता। क्यों? इसलिए कि रैंडम मोशन में इसका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अभी जैसे इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगने लगता है और एक डायरेक्शन में ये चलने लगता है, तब जाके करंट मिलता है। इसका मतलब है कि इंसुलेटर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है, इससे करंट पास करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि वो इनिशियली रैंडम मोशन में होता है। जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तब जाकर के वो यूनी डायरेक्शन में बनता है, उसके बाद करंट फ्लो करता है। इसी ग्राउंड पे हम लोग अभी चार्ज कैरियर को स्टडी करेंगे कि चार्ज कैरियर क्या है। उसके बाद हर डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग चार्ज कैरियर होता है, जिसको हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन आप लोग नोट कीजिए। Charge carriers or current carriers are charged particles whose flow in a definite direction constitute electric current. Charge carriers are charged particles whose flow in definite direction constitute electric current. या इसको ऐसे कर सकते हैं, charge particles whose flow in definite direction constitute electric current is called charge carrier. यानी वैसा चार्ज पार्टिकल जिसका किसी डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन करता है या निर्माण करता है, उसी को हम लोग चार्ज कैरियर कहते हैं। इन डिफरेंट सिचुएशन चार्ज कैरियर्स आर डिफरेंट। अब चार मटेरियल हमारे पास है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक और है सेमीकंडक्टर। ये चारों में देखेंगे कि चार्ज कैरियर क्या क्या होता है। इन सॉलिड कंडक्टर
in solid conductor. सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड इंसुलेटर की बात नहीं हो रही है, सॉलिड सेमीकंडक्टर की बात नहीं हो रही है। इंसुलेटर की बात इसलिए नहीं हो रही कि इसमें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है। तो इन सॉलिड कंडक्टर ब्रैकेट में मेटल्स डाल सकते हैं। करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड कंडक्टर में या मेटल में चार्ज कैरियर या करंट कैरियर कौन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन और भी है, लेकिन सारा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री बनता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इन लिक्विड। current carriers are positive ion and negative ion. In liquid, current carriers are positive ion and negative ion. For example, अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं तो कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन आर करंट कैरियर्स। सिमिलरली और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं तो सिल्वर एंड नाइट्रेट आर करंट कैरियर्स, नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर लेते हैं देन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर करंट कैरियर्स। मेरी बात, तो लिक्विड के केस में दो करंट कैरियर्स होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं तो ये कॉपर में और सल्फेट में ब्रेक करता है, तो कॉपर आयन पॉजिटिव आयन हो गया, नेगेटिव आयन, यही चार्ज कैरियर बनेगा या करंट कैरियर बनेगा। सिमिलरली अगर सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं तो ये सिल्वर में और नाइट्रेट में टूटेगा, तो इसमें सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन करंट कैरियर हो। सिमिलरली अगर हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक करेगा, ये आपको पॉजिटिव आयन हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लिक्विड के केस में चार्ज कैरियर क्या है, तो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है। अगर आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछा जाता है तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है गैस। तो गैस के बारे में कहा जाता है कि जनरली गैस इज इंसुलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स दैट जनरली इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू द गैस, यानी नॉर्मली गैस इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता, बट एट लो प्रेशर एंड एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल डिफरेंस it get ionizes, यानी generally the gas is insulated to electric current. It means that current does not pass through a gas, but at low pressure and extremely high potential difference it gets ionized. जब गैस आयोनाइज करता है तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इसका मतलब है इस सिचुएशन में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज कैरियर बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछा करता है कि गैस के चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो जवाब बनेगा जनरली देयर इज नो करंट कैरियर्स और चार्ज कैरियर्स इन गैस एज गैस इज इंसुलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू गैस, बट at low pressure and extremely high potential difference it gets ionized and positive ion and electrons are released. It means that in this situation
चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रोड। यानी नॉर्मली गैस से करंट पास नहीं करता है, यानी गैस करंट के लिए इंसुलेटर है। लेकिन जब प्रेशर को लो कर देंगे और बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तब ये आयोनाइज कर जाएगा। और आयोनाइज कोई भी चीज़ कब करता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। उस हालत में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैरियर होता है। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर। इन सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा होल। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन तो हम लोग सब जान रहे हैं, होल्स एक नया वर्ड है, अभी इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइस पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में तो उसको डिटेल में जानेंगे। अभी ये जानने के लिए सिर्फ कि कौन सा इसमें सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होता है हम लोग ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो 4 मटेरियल के हिसाब से हम लोग देखा, 4 मटेरियल में सॉलिड कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ, लिक्विड में पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन हुआ, गैस में नॉर्मली कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, लेकिन लो प्रेशर पर और वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर यह आयोनाइज हो जाता है। और आयोनाइज होने के हालत में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज कैरियर बनता है। और सेमीकंडक्टर में 2 चार्ज कैरियर होता है, एक का नाम इलेक्ट्रॉन है, एक का नाम होल है। इस पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस सारे पॉइंट को याद रखना है। अगले क्लास में हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह देखेंगे।